नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर कुछ आसान शब्दों में, बहुत ही आसान लहजे के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, क्या मायने हैं और आपका उससे क्या सरोकार है, आपको इससे क्या फायदा होने वाला है और आपका इस सीईटी का आप पर क्या प्रभाव होगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके और कमेंट में बता के जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2020 से। ठीक है, 1 फरवरी 2020 को जब भारत का बजट आया तो उस दौरान एक प्रस्ताव रखा गया कि देश में एक कॉमन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाए। ठीक है, एक कॉमन संस्था बनाई जाए, जिसे नाम दिया गया था एनआरए। एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी का जो प्रस्ताव था इस 2020 के बजट में रखा गया था कि इसे बनाया जाए। ये एजेंसी का काम क्या होगा कि जो देश में अलग अलग शासकीय विभागों में होने वाली भर्ती की परीक्षाएं हैं उनको ये आयोजित करवाएगी। ठीक है, अब अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट, जैसे इसमें मुख्य हो गया एसएससी आपका कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा हो गया बैंकिंग आईबीपीएस हो गया, और तीसरा हो गया जैसे आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, या फिर इसके बाद और भी जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर भर्तियां होती हैं उसको एक कॉमन संगठन संभाले, एक कॉमन संस्था संभाले, जिनका पेपर इसके थ्रू कराया जाए, जिसे बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्लियर, इसका प्रस्ताव रखा गया था। हाल कल इस पर फैसला हुआ और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। मतलब अब इस पर कानून बनाया जाएगा और इसे इसका एक मतलब इस पर कानून पास किया जाएगा और इस पर कई नियम कानून बनाए जाएंगे, जिसके थ्रू अब आगे की जो आपकी परीक्षाएं होंगी इसके थ्रू आयोजित की जाएंगी। ठीक है, ये मुख्यतः अंदर की बात है। आगे बात समझ में। अब ये है चीज क्या, देखिए दोस्त, इसके अंदर क्या होता है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। इसके अंदर है चीज क्या कि अभी तक यदि आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, आप देश के अंदर अगर आपने 10th पास किया है तो आप 10th लेवल के रेलवे की एग्जाम, एसएससी की एग्जाम दे सकते हो। यदि आपने 12th किया है तो आप बैंकिंग के भी एग्जाम दे सकते हो, आप एसएससी का भी एग्जाम दे सकते हो, आप रेलवे के भी एग्जाम दे सकते हो। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इन तीनों सेक्टर में, और भी कई सेक्टर जो गवर्नमेंट है वहां आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यदि आपका माने कि आप तीनों सेक्टर्स में ट्राई करना चाहते हो, तीनों एग्जाम आप तीनों के लिए अप्लाई करते हो, तीनों की वैकेंसी आती है, आप तीनों के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉर्म भरने पड़ते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल समझे तो जैसे कि यदि आप बैंक के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक का अलग सेक्टर है, बैंक की अलग संस्था है जिसे आईबीपीएस बोलते हैं, वहां आपको अप्लाई करके उसका अलग पेपर देना होता है। उसके जितने चरण होते हैं उसको आप अलग अलग देते हो। इसी तरह आप यदि एसएससी की बात करो तो एसएससी के अंदर जैसे बात करो, एसएससी का जो डिपार्टमेंट है आपका कर्मचारी चयन आयोग, यदि आप इसकी परीक्षा देते हो तो इसमें आपके जितने सेक्टर, जैसे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, या जेई की बात कर लो, या एमटीएस की बात कर लो, इन सब के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है और अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ठीक है, तो जितने बार आप फॉर्म भरते हो उतनी बार आपको फीस पे करनी पड़ती है और उतनी बार आपको परीक्षाएं देने अलग अलग सेंटर में जाना पड़ता है। जो भी परेशानी वो आपको उठानी पड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो ऐसा एक संगठन बनाया गया, कुछ देश के जो विद्वान लोग थे उन्होंने ऐसा सोचा कि यार कुछ ना एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो इन सब के लिए, इन सब के जो संस्थाएं, इनका सिर्फ एक पेपर लिया जाए और उसी पेपर की मेरिट के हिसाब से सभी संस्थाओं में चयन की प्रक्रिया की जाए। ठीक है, तो इसी के तहत आपका एनआरए का संगठन, एनआरए की स्थापना की गई थी। इसका प्रस्ताव 1 फरवरी 2020 के बजट में रखा गया। ठीक है, उसके बजट के अंदर इसका रखा गया कि भाई ये आपका, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका मतलब है, अगर हिंदी में समझें तो इसको मतलब हुआ कि भाई राष्ट्रीय चयन एजेंसी, इसे बोलते हैं ऐसा। तो इसके अंदर, अब चूंकि इसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई जो एसएससी वो अपने सारे एग्जाम इसी के थ्रू करवा के सारी वैकेंसी करवा लेगी, ऐसा भी नहीं है। ये केवल जो ये एजेंसी है, ये आपकी पेपर है, इसके जो मार्क्स होंगे ये केवल आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। थोड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आईबीपीएस का भी फॉर्म भर दिए हो, ठीक है, और आपने एसएससी का भी फॉर्म भर दिया और आपने रेलवे का भी फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब सभी के अलग अलग चरण है पेपर के। मतलब किसी के अंदर, हर पेपर के अंदर प्रीलिम्स और मेंस का कॉन्सेप्ट है। मतलब आईबीपीएस भी आपका प्रीलिम्स और मेंस लेता है और आपका एसएससी भी प्रीलिम्स और मेंस लेता है और रेलवे प्रीलिम्स और मेंस लेता है। अगर ये पहले एनआरए नहीं होता, ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ, अब ये हो जाएगा तो क्या होगा। अभी आप क्या करते हो, अगर आप ऐसा फॉर्म भरते हो तीनों का, तो आपको तीनों का अलग अलग प्रीलिम्स और तीनों का अलग अलग मेंस देना पड़ता है। तो आपको मतलब 3 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और 3 बार आपको जाकर के अलग अलग संस्थाओं में पेपर देना पड़ता है। ठीक है, ये आ जाने के बाद क्या होगा कि आप सिर्फ एक बार, साल में 2 बार, साल में आप 2 बार पेपर दोगे, जो कि कॉमन होगा सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर मुख्यतः इस एनआरए के अंदर अभी 3 संस्थाओं को शामिल किया गया है। पहली संस्था है आपकी बैंकिंग की, जिसे बोलते हैं आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस।
जो बैंकिंग की एग्जाम कराती है बैंकिंग सेक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए, दूसरी एजेंसी आपकी एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, और तीसरी आपकी रेलवे। अभी फिलहाल इन तीन को ही शामिल किया गया है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे उनको एक कॉमन संस्था करवाएगी। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि इसी तरह थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके आगे सुनिएगा, आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे, इन तीनों संस्थाओं के अंदर जो प्रिलिमिनरी स्टेज का एग्जाम होगा वो एक संस्था करवाएगी जिसे बोलते हैं अपन एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस संस्था का जो पेपर होगा ये साल में आप 2 बार दे सकते हो। कितने बार? साल में आप 2 बार दे सकते हो, 2 बार आप दे सकते हो। और उन दोनों पेपर्स में से जो आपके मार्क्स अधिक होंगे उसे शामिल किया जाएगा इन पेपर्स के प्रिलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ में। ठीक है, इन एग्जाम के प्रिलिमिनरी, इन संस्थाओं के प्रिलिमिनरी एग्जाम के कट ऑफ में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब ये जो पेपर है ये 3 चरणों के अंदर होगा। 3 चरणों के अंदर मतलब क्या, यदि आपने 10th क्लास पास किया है, आपने 10th क्लास किया है, आपने 12th क्लास किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन किया है तो आप हर 2 एग्जाम दे सकते हो 1 साल के अंदर। एक होगा 10th लेवल के अंदर, जिसके लिए आप अगर 10th लेवल का एग्जाम देते हो तो आप 10th तक की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगे, मतलब 10th तक की। जैसे एसएससी की बात करूं, एमटीएस की, ठीक है। और रेलवे के अंदर बात कर लेता हूं मैं, जैसे ग्रुप डी की। अब अगर ग्रुप डी में 2 पेपर होते, ठीक है, ग्रुप डी में 2 पेपर होते और एसएससी एमटीएस में भी 2 पेपर होते, तो अब दोनों को आपको अलग अलग ना देना पड़ता। यदि एनआरए आ गया होता तो केवल आपको एक पेपर देना होता, ठीक है, एनआरए का, और उसमें आप प्रीलिम्स का कट ऑफ भी आपकी उसी नंबर से बन जाती, एसएससी की एमटीएस की प्रीलिम्स की कट ऑफ भी बन जाती, और रेलवे ग्रुप डी में यदि 2 पेपर होते तो उसके प्रीलिम्स की कट ऑफ उसी से बन जाती। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है 10th लेवल में। सेम चीज होगी आपके 12th लेवल में और सेम चीज होगी आपके ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। ठीक है, तो ऐसा एक संस्था बनाई गई जिसके अंदर अब केवल आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इन 3 सेक्टर में, आईबीपीएस में, एसएससी में, इन 3 संस्थाओं के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम अब एक संस्था करवाएगी जिसे बोलते हैं अपन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, और इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब ये इसलिए होता है, साल में ये पेपर आपकी 2 बार करवाएगी, साल के अंदर 2 बार करवाएगी। जिस पेपर में आपके अधिक मार्क्स होंगे उसको लिया जाएगा आपके रिक्रूटमेंट के लिए, उसका उसी नंबर का यूज किया जाएगा आपकी कट ऑफ के लिए। ये तो बात होगी यहाँ तक की। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो 3 स्टेज में पेपर होगा, आप 12th बेस पे तो दे सकते हो, आप 12th के बेस पे देना चाहे तो आप ग्रेजुएशन के। यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो आप केवल 6 पेपर दे सकते हो, 2 ग्रेजुएशन की, 2 12th लेवल के भी और 2 10th लेवल के भी। यदि आपने 12th किया तो आप 4 दे सकते हो, यदि आपने 10th किया तो आप 2 दे सकते हो। ये सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात आती है यहाँ से कि इसके बाद प्रीलिम्स का कट ऑफ बनने के बाद क्या यही सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो अपने डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स का अभी वजूद खत्म नहीं किया जा रहा है। आईबीपीएस, एसएससी और जो आपके रेलवे डिपार्टमेंट रहेंगे, लेकिन अब ये करवाएंगे केवल मेंस लेवल की एग्जाम। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। जो वैकेंसी अभी आ चुकी है, ठीक है, या जो 2020 में जो आने वाली है, उनका एग्जाम अभी यही करवाएंगे, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका जो कानून लागू होगा लगभग 2021 से होगा, क्योंकि इनको अभी टाइम लगेगा कानून बनाने में। अभी केवल प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद अभी इनको टाइम लगेगा कानून बनाने के लिए। तो ये लगभग 2021 से लागू होगी, जब आप इसका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम इन तीनों का कॉमन दे पाओगे। अभी फिलहाल आपकी एग्जाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपकी एनआरए आ जाने के बाद, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ जाने के बाद आपने एक पेपर दिया, साल का 2 पेपर दिया, ठीक है, जो भी था आपका, जिसमें आपके अधिक मार्क्स थे, उनके अनुसार अब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया इन तीनों के लिए। एक पेपर दिया आपने और तीनों को। इससे बचत ये होगी कि यार एक साल के अंदर लगभग पूरे भारत के अंदर शासकीय डिपार्टमेंट में 1.25 लाख वैकेंसीज निकलती है। इतना लगभग एवरेज आंकड़ा है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ी बहुत डाटा। इतनी वैकेंसी निकलती है और लगभग भारत के 2.5 करोड़ युवा, ठीक है, 2.5 करोड़ युवा इसमें हिस्सा लेते हैं, मतलब 2.5 करोड़ लोग पेपर देते हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को यहाँ से वहां जाने के लिए, यदि मान लो अगर तीनों को पेपर भर रहे हैं तो 3-3 बार यहाँ से वहां आने जाने में कितना ज्यादा उनका व्यय हो जाता है, और सरकार को कितनी ज्यादा व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है इन एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए और आपके कुछ पैसे बचाने के लिए कि आप यहाँ वहां जाने के लिए परेशान न हो, ये सारा सिस्टम किया गया है। भाई आप एनआरए के थ्रू एक पेपर दीजिए और उसके कॉमन मार्क्स होंगे प्रीलिम्स के, जो तीनों एग्जाम में कंडक्ट किए जाएंगे, तीनों एग्जाम के लिए मान्य होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है आपके एनआरए का। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब इसके बाद और एक चीज बता दो, इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो मेंस का होगा वो यही डिपार्टमेंट करवाएंगे। ये चाहे तो अपने 4 एग्जाम ले लें या 2 एग्जाम, जो इनकी आगे की प्रक्रिया होगी इस प्रीलिम्स के बाद वो इसका ले सकते हैं। ठीक है, वो फिर इन डिपार्टमेंट्स पर डिपेंड करता है। बस आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ एनआरए के थ्रू बन जाएगी। अभी तक की जानकारी ये है। अभी तक की जानकारी के अनुसार एनआरए के अंदर केवल 3 डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है। पहला आपका आईबीपीएस, दूसरा आपका एसएससी और तीसरा है आपका रेलवे।
क्लियर, इन तीनों का इसके बाद अभी आने वाले टाइम में और ऐड किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इन तीनों डिपार्टमेंट को ही ऐड किया गया है। इन तीनों वैकेंसी के अंदर ही एनआरए आपका मान्य होगा। इसमें एक चीज और कही गई कि यदि आपकी राज्य सरकार चाहे, उससे पहले एक चीज बताओ कि इस एनआरए में जो बजट का प्रावधान रखा गया है लगभग 1500 करोड़ के आसपास है, 1517 कुछ करोड़, ठीक है, 1517 करोड़ का बजट रखा गया है जो अगले 3 साल तक मान्य होगा। ठीक है, 3 साल तक के अंदर इनको 1517 करोड़ का खर्च करने, इसमें नियम कानून बनाने के लिए और इसको अनुपालित करने के लिए। ठीक है, और एक चीज, जो आपके मार्क्स होंगे, जैसे आपने एक साल के अंदर 2 पेपर दिए, उसमें से आपके जो अधिक मार्क्स होंगे, ठीक है, जो अधिक मार्क्स होंगे वो अगले 3 साल तक वैलिड होंगे, उसका यूज आप प्रीलिम्स कट ऑफ के लिए अगले 3 साल तक कर सकते हो। ये भी एक चीज इसके अंदर कही गई है। इसके बाद आपको पेपर देने के लिए, जैसे आप मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, आपको पेपर देने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ऑनलाइन जो संस्थाएं होती है वो हमारे छोटे शहरों में एलिजिबल या अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो हमको बड़े बड़े महानगरों के अंदर जाना पड़ता है, जिससे हमको काफी असुविधा होती है। तो सरकार ने कुछ इन पर भी काम किया है। इस पर भी अभी देश में कई छोटे छोटे शहरों के अंदर ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी। ऑनलाइन आपकी जो गवर्नमेंट को लेकर के एग्जाम्स है वो आपके छोटे शहरों में भी इनका किया जाएगा। इस पर भी आपका काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आज के बारे में है। और हाँ, जो आपका सीईटी है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, यही एनआरए के थ्रू जो आपका टेस्ट होगा उसी को बोल रहे हैं अपन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सभी तीनों एग्जाम के लिए कॉमन होगा। और ये जो इन एग्जाम है केवल प्रीलिम्स के लिए वैलिड है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में कुछ मुश्किलें आसान कर देगा, आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन बचा देगा यहाँ से वहां। ठीक है, और थोड़ी मुश्किलें आसान कर देगा, बस यही चीज है और इसके अंदर कुछ नहीं है। और अब इसके अंदर क्या है, उम्र का क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, क्या कैसे कैसे उम्र लिया जाएगा। जैसे आपका आईबीपीएस के लिए अलग एज का क्राइटेरिया है, एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग है, तो ये किस प्रकार से यहाँ रखेंगे, तो ये सब अभी इन पे कानून बनना बाकी है। ये जब अपडेट होंगी चीजें, अभी इस पे टाइम लगेगा बनना। ठीक है, जब कानून बन जाएगा, इसमें कंप्लीट बन जाएगा, तो इस पर एक अपन डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल इस पर एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिस पर की यही बात कही गई भाई कि अभी इस पे 1500 रुपए करोड़ खर्च करेंगे अगले 3 साल में। जो आपके स्टूडेंट है 10th 12th और ग्रेजुएशन से पेपर दे पाएंगे, एक साल में 2 पेपर दे पाओगे आप, और जो उसका प्रीलिम्स का जो उसका मार्क्स होगा वो आप इन तीनों एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एलिजिबल होगी। तीनों में से किसी में भी आप ले सकते हो, वो मार्क्स आपका 3 साल तक एलिजिबल रहेगा। बस इतनी बातें अभी कही गई है कल के प्रस्ताव के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भाषा मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, कहीं पे और कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई और डाउट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीईटी, ठीक है, सीईटी एनआरए के थ्रू जो एग्जाम है उसी को अपन सीईटी बोलते हैं। तो ये जो आपका इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अभी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उसका निश्चित ही आपको सोल्यूशन दूंगा। यदि आपके डाउट ज्यादा अच्छे हुए तो फिर मैं उस पर वीडियोज बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव